हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के तहत आज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम यह जान लें कि ओवरहेड किसे कहते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष मजदूरी और अप्रत्यक्ष खर्चों के योग को उपरिव्यय कहते हैं। जैसा कि हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में पढ़ा है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड कहलाते हैं। इन तीनों प्रकार के खर्चों में अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष मजदूरी, अप्रत्यक्ष व्ययों में जो शब्द अप्रत्यक्ष का आ रहा है उस शब्द का प्रयोजन यह है कि उन्हें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी और अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों की भांति विभिन्न उपकार्य अथवा लागत इकाइयों पर प्रत्यक्ष रूप से चार्ज नहीं कर सकते, बल्कि इन खर्चों की कुल राशि को किसी उचित आधार पर विभिन्न उपकार्य या लागत इकाइयों पर वितरित अथवा अवशोषित किया जाता है। इसके बाद ही संबंधित उपकार्य अथवा लागत इकाई की उत्पादन लागत ज्ञात हो सकती है। अब हम उपकार्य अथवा लागत इकाइयों पर उपरिव्ययों को वितरित करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि हम कितने प्रकार से और किस प्रकार से हम उपरिव्ययों को वितरित कर सकते हैं। इसके 4 टाइप्स इसमें दिए गए हैं। पहला है उपरिव्ययों का संख्यांकन एवं सूचीयन। दूसरा दिया है उपरिव्ययों का वर्गीकरण एवं संग्रहण। थर्ड दिया है उपरिव्ययों का बंटन तथा वितरण। और फोर्थ है उपरिव्ययों का अवशोषण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपरिव्ययों का किसी उचित आधार पर लागत इकाइयों और लागत केंद्रों पर वितरण किया जाता है और उस वितरण करने की जो प्रक्रिया है उसके जो 4 चरण हैं उसमें पहला है उपरिव्ययों का संख्यांकन एवं सूचीयन। इस उपरिव्ययों के सरलता तथा वर्गीकरण में समानता व शुद्धता लाने के लिए उपरिव्ययों की मद का उचित रूप से विश्लेषण कर उसको अपने शीर्षक में लिख दिया जाता है और उसको एक संख्या दे दी जाती है। इस संख्या को स्थायी आदेश संख्या भी कहते हैं। इस संख्या के द्वारा ही उस संबंधित उपरिव्ययों को पहचाना जा सकता है। प्रत्येक लागत केंद्र और विभाग को भी एक संकेत संख्या दे दी जाती है और यह विभागीय संकेत संख्या प्रत्येक सामग्री मांग पत्र और उपकार्य पत्रक पर भी अंकित कर दी जाती है। सामग्री मांग पत्र के द्वारा अप्रत्यक्ष सामग्री की पता लग जाता है और उपकार्य पत्रक द्वारा अप्रत्यक्ष श्रम के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे प्रत्येक विभाग की अप्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष श्रम की लागत सरलता से हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक उपरिव्यय के प्रमाणक पर भी स्थायी आदेश संख्या अंकित कर दी जाती है। इन संख्याओं का विश्लेषण करने से अप्रत्यक्ष व्ययों का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। अब संख्यांकन करने के बाद प्रत्येक विभागीय संकेत संख्या तथा स्थायी आदेश संख्या की एक सूची तैयार कर ली जाती है। इन संख्याओं के आधार पर एक प्रकार के उपरिव्ययों का सरलता से हम समूहन कर सकते हैं और इनका संग्रहण का कार्य भी अधिक सुविधाजनक हो जाता है। अब सेकंड जो टर्म्स आ रही है अपनी उपरिव्ययों का वर्गीकरण एवं संग्रहण।
उपरिव्ययों का वर्गीकरण हम कई आधारों पर कर सकते हैं। कौन सा आधार हम अपनाएं, यह उपरिव्ययों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है उपरिव्ययों का बंटन तथा वितरण। एक निश्चित अवधि के लिए अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत उपरिव्ययों की कुल राशि ज्ञात हो जाने के पश्चात यह देखना चाहिए कि उनमें कौन से शीर्षक ऐसे हैं जिनकी राशि लागत केंद्रों अथवा लागत उत्पादन विभागों को स्पष्टतया बंटित की जा सकती है, तथा कौन से ऐसे शीर्षक होते हैं जिनकी राशि लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभागों को स्पष्टतः बंटित नहीं की जा सकती। स्पष्टतः बंटित होने वाली राशि को संबंधित लागत केंद्र अथवा लागत विभाग को चार्ज कर दिया जाना चाहिए। बाकी शीर्षकों के अंतर्गत संग्रहित उपरिव्ययों की राशि को विभिन्न लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग में किसी उचित आधार पर वितरित कर देना चाहिए। इससे उस उत्पादन लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग को चार्ज की गई उपरिव्ययों की कुल राशि ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट आता है उपरिव्ययों का अवशोषण। जब लागत केंद्र अथवा लागत विभाग को एक निश्चित अवधि में चार्ज किए जाने वाले उपरिव्ययों की कुल राशि ज्ञात हो जाती है, तो उक्त लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग में प्रत्येक उपकार्य अथवा लागत इकाई पर उपरिव्यय की कितनी राशि चार्ज की जाए, इसका ज्ञात करना आवश्यक है। इस राशि को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक लागत केंद्र अथवा लागत विभाग में उपरिव्ययों के अवशोषण की दर निर्धारित की जाती है। उसी दर के आधार पर लागत केंद्र अथवा उत्पादन विभाग में प्रत्येक उपकार्य अथवा लागत इकाई पर उपरिव्यय की राशि चार्ज कर ली जाती है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं उपरिव्ययों का वर्गीकरण। उपरिव्ययों का वर्गीकरण हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं। लागत के तत्वों के आधार पर क्रियात्मक वर्गीकरण, नियंत्रण के आधार पर, सामान्यता के आधार पर और परिवर्तनशीलता के आधार पर। लागत के तत्वों के आधार पर हम जब वर्गीकरण करते हैं तो लागत के तत्व प्रमुख रूप से 3 हैं: सामग्री, श्रम तथा व्यय। उपरिव्ययों को जब इन तत्वों के आधार पर विभाजित किया जाता है, तब संपूर्ण उपरिव्ययों को अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय शीर्षकों में विभाजित कर दिया जाता है। दूसरा आता है क्रियात्मक वर्गीकरण। इसमें कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय और विक्रय तथा वितरण उपरिव्ययों का वर्गीकरण किया जाता है। लागत का यह वर्गीकरण अत्यंत लोकप्रिय है। थर्ड आता है नियंत्रण के आधार पर। 2 प्रकार के उपरिव्यय हैं: नियंत्रण किए जाने योग्य और नियंत्रण न किए जाने योग्य। नियंत्रण किए जाने योग्य अप्रत्यक्ष खर्चों में उन व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जिनके बारे में व्यवसाय के प्रशासन का विचार हो कि उनमें कमी की जा सकती है। दूसरी श्रेणी में वे अप्रत्यक्ष खर्चे आते हैं जो प्रशासन की दृष्टि में नियंत्रण योग्य नहीं है और उन खर्चों को अपरिहार्य मानकर उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है सामान्यता के आधार पर। इसमें 2 प्रकार के हैं: सामान्य उपरिव्यय और असामान्य उपरिव्यय। सामान्य उपरिव्ययों में जो उत्पादन प्रक्रिया में सामान्य रूप से अप्रत्यक्ष व्यय या हानि होते हैं वह सामान्य उपरिव्यय है, किंतु असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होने पर जो अप्रत्यक्ष व्यय व हानि होती है उन्हें असामान्य उपरिव्यय कहते हैं। परिवर्तनशीलता के आधार पर स्थिर उपरिव्यय, परिवर्तनशील उपरिव्यय
और अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय होते हैं। स्थिर उपरिव्यय वे अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं जिन पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का एक सीमा तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप ये खर्चे बढ़ते नहीं हैं और उत्पादन में कमी होने पर ये खर्चे घटते नहीं हैं। सेकंड आता है परिवर्तनशील उपरिव्यय। परिवर्तनशील उपरिव्यय से आशय ऐसे अप्रत्यक्ष खर्चों से है जो कि उत्पादन की गति के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। उत्पादन के बढ़ने पर खर्चों में उसी अनुपात में वृद्धि और कम होने पर उसी अनुपात में कमी हो जाती है। थर्ड आता है अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। ये उपरिव्यय परिवर्तनशील अवश्य होते हैं परंतु उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में इनमें वृद्धि नहीं होती और उत्पादन में हुई कमी के अनुपात में इनमें कमी नहीं होती। अर्ध परिवर्तनशील व्यय की प्रकृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये व्यय दो तत्वों स्थिरता और परिवर्तनशीलता पर आधारित है। खर्चे का एक निश्चित भाग स्थिर होता है और दूसरा भाग परिवर्तनशील होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।